से 2 दिन पहले ही या 3 दिन पहले ही तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पे तहरीक इंसाफ को एक जमात खुद करार दिया, अपने फैसले के मतन में लिखा और उसके वजूद से कहा कि इनकार नहीं किया जा सकता और वो एग्जिस्ट करती है और फिर उसको मखसूस नशिस्तें दे दी। दूसरी जानिब अब 3 दिन बाद ही हुकूमत उसको कह रही है कि इसी जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। तो अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आप इसको किधर जाता देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो फैसला किया गया है ये एक जज्बातियत पर मबनी फैसला है और ये एक रद्द-ए-अमल है उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो मखसूस नशिस्तों के कॉन्टेक्स्ट में आया, क्योंकि इससे पहले तो कोई गुफ्तगू नहीं हो रही थी कि पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने के हवाले से। सही। अच्छा, दूसरी बात ये कि जितने भी इल्जामात हैं ये अभी इल्जामात हैं, अभी तो 9 मई के मुकदमे चल रहे हैं, अभी तो किसी जगह पर भी किसी को भी उसके ऊपर कन्विक्ट नहीं किया गया, ना कोई सजा सुनाई गई है। तो जब अभी तक कोई सजा नहीं सुनाई गई तो आप कैसे ये मुकदमा दायर कर सकते हैं कि जनाब इन्होंने ये काम किया और हम इसके खिलाफ ये एक्शन लेने जा रहे हैं? एक बात। दूसरी बात यह कि ये इतना आसान काम नहीं है जितना हुकूमत ने समझ लिया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने ऐलान कर दिया और पार्टी बैन हो गई है। इसका एक लीगल प्रोसेस है, ठीक। और अभी हिना ने कहा तो इसको एक लीगल प्रोसेस ये है कि पहले इसको कैबिनेट ने अप्रूव करना है, सही। उसके बाद ये पार्लियामेंट के अंदर बहस होगा, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आपको वहां जस्टिफाई करना है इस पूरे प्रोसेस को, जो कि मुमकिन नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप 9 मई को पकड़ेंगे तो वहां इंतजामिया, वहां पुलिस, वहां रेंजर्स, वहां सिक्योरिटी एजेंसियां सब कोलैप्स होंगी। तो भाई आप कहां थे उस वक्त जब ये वाकयात हो रहे थे? एक्सपोज होंगे सर, आप कहां थे? दूसरी बात यह है कि देखिए इसमें पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या है। एक भी इत्तेहादी आपके साथ नहीं है, एक जमात पाकिस्तान की कोई सियासी जमात जिसने ये ऐलान किया हो कि हम इस हुकूमत के इस फैसले की हिमायत करें। और अगर ये पार्लियामान में आता है तो अगर ये पार्लियामान में आएगा नहीं करेगी सपोर्ट। पीपल्स पार्टी तो कल कह चुकी है, रजा रब्बानी साहब का वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ ले, फरदुल्लाह बाबर का पढ़ ले, जमात इस्लामी को देख ले, एएनपी को देख ले, अच्छा फिर पीएमएलएन के अपने अंदर यानी साद रफीक साहब पूछ रहे हैं ये फैसला कहां पे हुआ है, ये खदम दस्तगीर साहब पूछ रहे हैं ये फैसला कहां पे हुआ है। और राना सनाउल्लाह के बकौल लगता ऐसे है जैसे ये लड़ाई करने का फैसला किया गया अदलिया के साथ। अब लड़ाई पहले उनकी हुकूमत की थी पीटीआई के साथ, अब ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं अदलिया के साथ और एक अपने आप को जिसे कहते हैं हीरो बनने की कोशिश की जा रही है। देखिए हम तो वोट को इज्जत वाले लोग हैं, हम तो जमहूरियत के वाले लोग हैं, तो वो ट्रेन आप मिस कर चुके हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने कहा कि हमने डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ या कासिम सूरी के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाना है। ये 2 साल बाद आपको ख्याल आया गद्दारी का मुकदमा चलाने का, जब असेंबली टूटी और आपने तहरीक इत्तेमाद के जरिए उसको निकाला, उसके बाद आप हुकूमत आ गई, आपकी हुकूमत आ गई, आप 16 माह हुकूमत में रहे, आपने वो गद्दारी का पर्चा दर्ज नहीं कराया। आज अब 2 साल के बाद आपको याद आ रहा है गद्दारी का पर्चा। सलमान आप इसका वजह क्या है? कुछ दिन पहले तक हमने देखा मुज़ाकरात की दावत दी जा रही थी, हुकूमत की जानिब की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अब अचानक से पार्टी बैन करने की बात की जा रही है। तो वही बात हो गई, कभी पर्दा कभी जलवा, तमाशा क्या है? मुझे जाती तौर पर लगता है कि जो सियासी बंदोबस्त इस इलेक्शन के नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट ने किया था वो अपनी मुद्दत पूरी करता हुआ नजर आ रहा है। वो अपनी अहमियत नहीं मनवा सका, वो परफॉर्म नहीं कर सका, वो डिलीवर नहीं कर सका, वो सियासी तौर पे डिलीवर नहीं कर सका और साथ साथ जो एस्टैब्लिशमेंट पे बहुत तनकीद हो रही थी उसका भी कोई मौसर जवाब नहीं दे सका। इसलिए ये एक डेफिसिट में जा रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो हमें समझ आती है कि जो पीएमएलएन का मूड है वो अपने दीगर अलाई के साथ आइसोलेशन में चले गए। पीपल्स पार्टी के साथ भी आप देख ले, जेयूआई माजी में इनके साथ थी, उसमें भी आइसोलेशन में चले गए और अब नवाज शरीफ साहब जो है ना वो एक लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। अच्छा। और ये जो कल जो कुछ हुआ आपको याद है ना, एक कल इजलास होना था मुस्लिम लीग नून का जो कि कैंसिल कर दिया गया, अगरचे उसमें वजह बनाई गई आशूरा को, लेकिन जो खबरें आई हैं वो ये है कि पीएमएलएन के अंदर इस इशू के ऊपर इत्तेफाक नहीं और इसीलिए फिर अता तारर साहब को कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश किया गया, जिस पर लोगों ने कहा कि ये फैसला कहां पे हुआ था, शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया, नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया, किसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है? तो पीएमएलएन के अंदर भी जो है ना इस वक्त मूड ठीक नहीं है। अच्छा, इस वजह से अब आप देखिए जब आप ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो इस लड़ाई की इंप्लीकेशंस क्या हैं? मिसाल के तौर पे हुकूमत और पीटीआई क्लैश, हुकूमत और जुडिशरी क्लैश, हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों का क्लैश, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान भी क्लैश पैदा होगा जब ये सारी सूरत हाल बनेगी। तो मुझे ये लगता है एस्टैब्लिशमेंट की भी मंशा इसमें शामिल नहीं सर। मंशा देखिए ना, मंशा अगर आप कहें मंशा शामिल है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ी हो जाएगी? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जुडिशरी के खिलाफ एक ऐलान जंग कर देगी? ऐसा नहीं होता। देखिए एक फैसला अदालत, लेकिन वो ऐलान जंग ऐलानिया तो नहीं होता, जंग तो चलती रहती। बात यह है कि देखिए एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, 13 लोग थे, उसमें से 11 लोगों ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कहा कि ये इलीगल है। अब आप मुझे बताएं, अब आप रिव्यू में जा रहे हैं, वही जजेस है ना,
उन्हीं से ही आपको फैसला लेना है ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बराह रास्त कोई लड़ाई नहीं लड़ने के मूड में है, और यही मशवरा दिया जा रहा है पीएमएलएन के अंदर भी। नहीं, लेकिन इवन शहबाज शरीफ भी चाहते हैं कि लड़ाई ना हो। फिर हम ये समझें कि अगर कोई स्टेक होल्डर इनके साथ नहीं है तो क्या ये सोली अता तारा और शहबाज शरीफ साहब ने बैठ के तो फैसला मेरा जाती ख्याल है कहीं कि ना इसमें- कहीं तो किसी पावर हाउस से किसी बैकअप प्लान के तहत कोई सपोर्ट है देखना, ना इस अगर फैसले मैं को, जितना बड़ा फैसला हुआ। मैं आपको शरारतन कुछ कह रहा हूं और प्रोवोक कर रहा हूं, तो आपका कोई अकल है, आपकी कोई फहम है, आपका कोई दिमाग है, आपकी कोई सोच है कि हमने क्या करना है। यानी आपको अगर कोई घोड़े के पीछे लगा दे तो आप वो घोड़ा बन के निकल जाएंगे। आपने ये देखना है कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या है। अच्छा, आपने ये देखना है कि आपकी पार्टी कहां खड़ी है। आपने वोट को इज्जत दो के बयानी से लेकर पीटीआई पर पाबंदी का जो सफर तय किया है उसमें पीएमएलएन कहां खड़ी है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसलिए आपका बैगेज बहुत ज्यादा है पीएमएलएन का। अच्छा। और मैं कल 2-3 लोगों से मिला हूं जो पीएमएलएन के एमएनए हैं पंजाब से, उन्होंने कहा कि हमें कहां लाके खड़ा कर दिया गया है। एक तरफ महंगाई, एक तरफ पेट्रोल, एक तरफ बिजली के बिल, एक तरफ मेडिकल के जो बिल्स हैं वो देखें, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल सिचुएशन में हम आइसोलेट होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये, और देखें ना माजी के तजुर्बा देखें ना, अवामी नेशनल पार्टी पे पाबंदी लगी, क्या नतीजा निकला। तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लगाई इमरान खान के दौर में, क्या नतीजा निकला। सियासी जमातों को सियासी हिकमत अमली के तहत ही डील किया जाता है। सियासी जमातों पे जब आप पाबंदी लगाएंगे तो सबसे पहले वो किसी और नाम के साथ आ जाएंगे, और अगर वो किसी और नाम के साथ नहीं आएंगे तो एक नई लड़ाई। और पहले ही सोसाइटी बहुत तकसीम है, पोलराइज सोसाइटी है। आप उसमें एक पॉपुलर पार्टी जो इस वक्त पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात है, जो सेनेट में सबसे बड़ी जमात बनने जा रही है, जब आप उसको बैन करेंगे तो उसका रिएक्शन नहीं आएगा। पाकिस्तान के अब कल देखे ना, अमेरिका ने तो कहा है, कल अमेरिकन स्टेटमेंट भी आ गया कि हम इस तरह की चीजों को पसंद नहीं करते। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ, हमारे वजीर इत्तलात के पास कितनी गलत इत्तलात हैं कि वो कैसे फैसले कर रहे जी हैं। हाँ। और सलमान अहमद साहब, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट के नजरसानी अपील जो दायर की हुकूमत ने, आपको लगता है उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी उन्हीं जजेस ने फैसला दिया है, तो अब कोई तब्दीली नहीं होगी। देखिए, अमूमी तौर पे इस तरह के जो रिव्यू होते हैं ना, उसमें चांसेस बहुत लेस होते हैं। देखिए, मैं आज जज हूं, मैंने आज फैसला किया है, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आप मुझे कह रहे हैं कि दोबारा इसके ऊपर फैसला करें, तो मोस्ट प्रोबेबली होता यह है कि ये फैसले वही होते हैं जो पहले हुए होते हैं। चांसेस होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि इससे भी ज्यादा जो आपका इस वक्त बैगेज चल रहा है ना, वो आपका पॉलिटिकल बैगेज हो गया। मसलन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों ने फैसला किया, लेकिन शाम तक तमाम इत्तेहादी जमातें उसको डिनाई कर रही थी। तो आपने कहां बैठ के ये फैसला किया, कहां उनको ऑन बोर्ड लिया, आपने अपनी कैबिनेट को कहां ऑन बोर्ड लिया। ये सिचुएशन कितनी डेंजरस हो सकती है? इतनी डेंजरस है कि पीएमएलएन के लोग भी इसको ऑन नहीं कर रहे, हुकूमत के इत्तेहादी इसको ऑन नहीं कर रहे। मीडिया में कल कोई मुझे जर्नलिस्ट बताएं जिसने इस बात को ऑन किया, बतौर जर्नलिस्ट कि जी पाबंदी लगा दे। लेट्स बी रियलिस्ट, हम इसको इतना इल कैलकुलेटेड फैसला कैसे कह सकते हैं? अब से कुछ दिन पहले एक बिल पास हुआ जिसमें आपके और मेरे टेलीफोन टैप किए जा सकते हैं, और वो 18वीं स्केल का इंटेलिजेंस एजेंसी का ऑफिसर कर सकता है। वो भी ऐसे ही हुआ जी। उसकी बेस पे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये फैसला कहां पे हुआ, कैसे हुआ, हमें नहीं पता। पार्लियामेंट में उस पे कोई बात नहीं, बहुत बड़ा फैसला। अब उस फैसले की इंप्लीकेशन जो है कल खाकान, अब मेरा कहने का मकसद ये है कि फिर ये भी तो किसी ऐसे पावर हाउस से कोई मैसेज हो सकता है ना कि देखिए, आप फैसले कर लेंगे, फैसले तो पाकिस्तान में हुकूमत के पास इख्तियार होता है, वो कर लेगी फैसले। जब उस फैसले की पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस आएंगी, जब उस फैसले की लीगल इंप्लीकेशंस आएंगी, तो फेस भी तो आपने करना है ना। अब आप मुझे बताएं कि मिसाल के तौर पे अब आपने कहा कि एक जमात को हमने बैन कर दिया जी। क्या आपको ख्याल ये है कि यही मौजूदा 13 जजेस जिनके ऊपर अभी आप इतराज कर रहे हैं, पूरी जुडिशरी को चैलेंज कर रहे हैं, क्या ये इस फैसले को ओन कर लेंगे? मैं फिर एक और बात कह रहा हूं, आप मुझे एक बात बताएं कि 9 मई के जो वाकयात हैं वो बड़े काबिल मुजम्मत हैं, लेकिन आप मुझे बताएं किसी अदालत में अभी तक किसी को कन्विक्शन हुई है? अब जब कन्विक्शन नहीं हुई तो आप केस कैसे बना के लेके जाएंगे उनके खिलाफ? और ये मैं आपको बताऊं, मेरी इतलात के मुताबिक शायद ये कैबिनेट से भी उस तरह से अप्रूवल ना हो सके। आप देखिएगा ये जैसे जैसे आगे चलेगा, विद इन पीएमएलएन के अंदर दरार आएगी, और ये जब इत्तेहादी यानी जब पार्लियामेंट में जाएंगे, पीपल्स पार्टी वहां तनकीद कर रही होगी, एएनपी तनकीद कर रही होगी, जेयूआई तनकीद कर रही होगी, जमात इस्लामी तनकीद कर रही होगी, एमक्यूएम तनकीद कर रही होगी, तो फिर हुकूमत कहां खड़ी होगी? लेकिन 9 मई के तनाजुर में, 9 मई से पहले या 9 मई के बाद पाकिस्तानी इदारों के हवाले से, चाहे खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ हो या उनकी पार्टी हो, उनके बयानात, उनकी रिकॉर्डिंग्स, फिर इंटरनेशनली मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस का आना, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डिस्कस किया जाना, मैं ये तो नहीं कहता कि इसकी बेस पे पार्टी बैन होनी चाहिए, लेकिन डोंट यू थिंक जैसे IMF का मामला हुआ था, IMF को खत लिखने का मामला था और लिखा भी गया खत, उसको ऑन भी किया गया, तो ये ऐसे मामला नहीं कि कम से कम तहकीक जरूर डिजर्व करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो कि बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है उसने ऐसा क्यों किया? जब IMF को खत लिखा, अब इसको कितना अर्सा हो गया, आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया है? 6-8 मंथ्स। आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया?
आपने कहा जी फला एक्ट है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? आपने कहा 9 मई में कुछ हुआ, इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? देखिए जब आप इन चीज, एक होता है एलिगेशंस, एलिगेशन तो मैं भी आप पे लगा दूंगा, आप भी मुझ पे लगा देंगे, पीटीआई वाले उन पे लगाते हैं, वो उन पे लगाते हैं। जब उन एलिगेशंस को प्रूव करना होता है और खासतौर पे अदालती ग्राउंड के अंदर, तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए ना। अभी देखें ना, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला हुआ है, इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम किया कि हमारे पास वो एविडेंस नहीं है जिससे हम अदालतों को मुतमईन कर सके, तो केस खराब हो गया ना। अब आप मुझे बताएं, इसी केस में भी ये जो पाबंदी वाला मसला है, इसमें आपको प्रूव करना होगा, एविडेंस लाने होंगे, शवाहिद देने होंगे। ये जो गद्दारी का मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं, वहां तो ये हुआ कि इमरान कासिम सूरी साहब ने असेंबली डिसॉल्व की, रात इस पार्लियामेंट अपना जजेस बैठे, उन्होंने उस फैसले को कालेदम करार दिया। ठीक है ना, फैसला तो हो गया, जो इलीगल हुआ था उसको लीगलाइज कर दिया गया कि आपने गलत काम किया था। अच्छा, अब आपने आर्टिकल 6 लगाना था तो उस वक्त कोई इनिशिएटिव लेते जब आपकी हुकूमत बनी। अब 2 साल के बाद आपको ख्याल आ रहा है, ओहो आर्टिकल 6 रह गया। 2 साल के बाद आपको ख्याल आ रहा है कि हमने पार्टी को बैन करना है। तो पार्टी को बैन करने के लिए जितने भी लवाजमात है, पहले उसका होमवर्क कर लें, फिर आप जरूर जाएं। पार्टी पर पाबंदी लगाने में कोई मसला नहीं है, उसकी फिर भी लीगल इम्प्लीकेशन और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन रहेंगे। सही है। तो सलमान आबिद साहब, अगर बात करें बानी पीटीआई की, तो कहीं लगता है कि तहरीक इंसाफ की कुछ मुश्किलात कुछ अदालती फैसलों के बाद कम होने लगती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ नए केसेस बना दिए जाते हैं, लगता है कि दोबारा से रिलीफ नहीं मिल रहा। इसी तरह से 12 मुकदमात में 10 रोज जिस्मानी रिमांड भी उनका मंजूर हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? अभी पीटीआई की और इस्टेब्लिशमेंट और अदालतों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान आंख मचोली का जो खेल है ना, वो जारी रहेगा। कहीं रिलीफ मिल रहा होगा, कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा होगा, कहीं जमानत मिल रही होगी, कहीं नया मुकदमा आ जाएगा। अभी इतनी जल्दी इमरान खान छुटने वाले नहीं है। लेकिन एक चीज ये है कि अब अदालतों का जो मूड है ना इस वक्त, वो बड़ा डिफरेंट हुआ हुआ है। अच्छा। अब देखिए ना, कल सनम जवेद वाला वाकया सामने हुआ है ना, तो अदालतों का मूड आपको डिफरेंट नजर आ रहा है। कल ही यास्मीन राशिद की और उमर सरफराज चीमा की और एजाज चौधरी की एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से बेल हुई है। अच्छा, अब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्मूथली आगे चलेंगी। वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब ये लोग फैसला करने लगती हैं अदालतें, वो कहते हैं प्रोसिक्यूशन हमें एविडेंस दे। एविडेंस कोई नहीं है किसी के पास। अब वो एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने करना था ना, गवर्नमेंट है ना। तो ये जो फेलियर आ रहा है अदालतों के ऊपर कि जी अदालतें पीटीआई के लोगों को रिलीफ दे रही हैं, चले मान लेते हैं अदालतें उनकी लाडली हैं, लेकिन मुझे बताएं कि प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस कहां पेश की है उनके साथ, कहां वो चीजें हैं जिस डॉक्यूमेंट की बेसिस पे अदालतें उनको सजाएं सुनाई। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अभी ये चलेगा खेल, आंख मचोली का खेल चलेगा। अब सिर्फ ये देखना है कि जो इस वक्त पीएमएलएन ने इनिशिएटिव लिया है, क्या ये इनिशिएटिव आगे बढ़ाने में कामयाब होते हैं लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में? क्योंकि लड़ाई सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हो रही, अब जुडिशरी के साथ भी आप खड़े होने की बात। और ये भी, तो ये लड़ाई अगर आगे बढ़ेगी तो उसके नतीजे में फिर पीटीआई जो है वो एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद रहेगी। कल एक मुलाकात हुई है बहुत अहम, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं अपना आर्मी चीफ की और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की, जो 2.25 घंटे पे बेस करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मीनिंगफुल और बहुत टाइमिंग वाली मुलाकात है। अब देखना ये है कि इस मुलाकात के अंदर भी क्या हो रहा है, क्योंकि अगर कोई चेंज आना है और कोई विद इन पार्लियामेंट चेंज आना है और चीज़ों को बदलना है, तो फिर आप देखिए, आपको याद है लाहौर में बैठ के सदर साहब ने कहा था कि मैं हुकूमतों को बनाने का और हुकूमतों को गिराने का फन जानता हूँ, और पीएमएलएन डिलीवर नहीं कर पा रही। तो इसलिए मुझे लगता है कि पीएमएलएन के अंदर भी कल एक एहसास हुआ है कि पीपल्स पार्टी उनसे अलहदा कोई खेल खेलने की कोशिश कर रही है, और उसने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे तो रख लिए हैं, हुकूमत के अंदर वो शामिल नहीं होती, और पीछे बैठ के जो है ना वो हुकूमत को क्रिटिसाइज भी करती है और हमारे मुखालिफिन के साथ खड़ी भी है। जरदारी साहब इज देयर, यू नॉट ओवररूल एनी सच थिंग। ओके, पेट्रोल फिर एक दफा बढ़ा दिया गया, जरा इस पे थोड़ा सा, क्योंकि इस सारे सियासी लड़ाई झगड़े और प्यार मोहब्बत जो चलती रहती है, लव हेट रिलेशनशिप, इसके अंदर एक अदद अवाम भी हैं और पिस्ती हैं, और वो सिर्फ हम 2-3 नहीं है, वो तकरीबन 25-26 करोड़ लोग हैं जी। तो आपका इस पे क्या टेक है? हुकूमत इतने बुलंदोबाग दावे करती थी, और अब हमारा मसला ये नहीं है कि एकदम से प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं सलमान आबिद साहब, हमारा मसला ये है कि इसमें क्या कहीं कोई अवाम का स्टेक मद्देनजर रखा जाता है, कहीं ये देखा जाता है कि आप 10 रुपए पर लीटर बढ़ाने से एक 20-30 हज़ार रुपए तनख्वाह वाले शख्स का पूरे महीने का बजट डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके लिए कोई अल्टरनेटिव, कोई सपोर्ट? देखिए, ये जो पीएमएलएन के लोग हैं ना, ये हमेशा से क्लेम करते थे कि हम सबसे ज्यादा तजर्बाकार लोग हैं जी। हमारे पास सबसे ज्यादा सलाहियत है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, पीटीआई के मुकाबले में, हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा है, हमारा एक्सपोजर ज्यादा है, हम चीज़ों का विजडम ज्यादा रखते हैं। लेकिन अब आप देखिए, एक ये मसला सिर्फ हुकूमत का नहीं है, पूरा रियासती निज़ाम, पूरा हुकूमती निज़ाम, और आज की हुकूमत और माजी की हुकूमत। एक बड़ा मशहूर नावल है किस्तों में मौत जी, ये अवाम को किस्तों में मौत देने का खेल खेलते हैं।
एक तरफ से बिजली का रेट कम किया, उधर से उसको बढ़ा दिया, इधर से बिजली को रेट बढ़ाया, उधर से पेट्रोल में कम कर दिया, पेट्रोल में बढ़ाया तो उधर से कम कर दिया। खेलना इसी किस्तों में मौत है, यानी लोगों को खड़े नहीं होने देना। और जो सबसे बड़ा तजाद है इमरान साहब वो ये है कि लोगों की आमदनी में और लोगों के अखराजात में इतना इम्बैलेंस पैदा हो गया है जिसने लोगों की समाजी लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है। तो इसलिए ये निज़ाम इस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा। अब आप अंदाजा लगाइए ना, आपका जो बिल आया है, मिसाल के तौर पे अगर 25,000 का बिल है बिजली का, तो उसमें से 9 या 10,000 रुपए जो है ना वो आपकी बिजली का खर्चा है और 15,000 रुपए उसके ऊपर टैक्स है। अब आप मुझे बताइए, ये सिर्फ एक बिल की मैं बात कर रहा हूँ, फिर गैस के ऊपर जाके देखें टैक्सेस की नौयत, फिर आपकी तनख्वाहों के ऊपर जाके टैक्सेस की नौयत देखें, फिर आप जो चीजें खरीद रहे हैं उसके ऊपर टैक्सेस की नौयत देखें। अच्छा, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसके ऊपर टैक्सेस देखें। तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारा मसला ये रह गया है कि इस पाकिस्तान की अवाम ने जबर की बुनियाद पे, ताकत की बुनियाद पे इनसे टैक्स वसूल करना है और इस मुल्क की मरात याफ्ता तबके की अय्याशी का बंदोबस्त करना है। तो मकबूजा इलाका है और हम वहां रहते हैं। सर आप देखिए ना, अगर आप दुनिया के अंदर जहां टैक्सेस लिए जाते हैं, भारी टैक्सेस लिए जाते हैं, वहां हुकूमत डिलीवर करती है लोगों को मुख्तलिफ किस्म की रिलीफ देके। यहाँ रिलीफ कोई नहीं है, यहाँ किस्तों में मौत है और वो आज भी मिल रही है, कल भी मिलेगी, परसों भी मिलेगी। मेरा कंसर्न तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। शहबाज शरीफ साहब जब 50 अरब रुपए के इश्तार छपवाते हैं या टीवी पे दिखाते हैं कि जी हमने बिजली में दिया है, तो जरा ये 10 रुपए जब बढ़ाते हैं ये भी दिया करें ना, और ऐसी तस्वीर माजरत की लगाया करें कि मैं माजरत चाहता हूँ कि मुझे बढ़ाने पड़ रहे हैं, तब नहीं आते आप। और 2 रुपए, वो आबिद साहब ने अच्छी बात की कि 2 रुपए कहीं रिलीफ देते हैं तो करोड़ों रुपए उसकी तशहीर पे लगाते हैं, और जहाँ पे आवाम का पूरा जूस निकल जाता है वहाँ पे आप नजर नहीं आते। तो ये मुनाफकत है जी जी, ये भी उतनी ही कल्पना जी जिम्मेदार है। आपने सही बिल्कुल निशानदेही की है, क्योंकि देखिए ये भी उन इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे, ये भी जाके उसी पावर पॉलिटिक्स में इकट्ठे करेंगे। और जहां मराद का बिल आएगा वहां हुकूमत और अपोजिशन पार्लियामेंट में एक हो जाते हैं कि जनाब ये सारे एडवांटेजेस हमें मिलने चाहिए। इसलिए ये निजाम चाहे वो हुकूमत का है और चाहे वो अपोजिशन का है, हमारे यहाँ आम आदमी के तनाजुर में डिलीवर नहीं कर रहा, बिल्कुल डिलीवर नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने बड़ा अच्छा तज्जिया दिया जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर, और खुदारा एहसास कीजिए अवाम का, अपने इस लड़ाई झगड़े में जो पिस रही अवाम है इसका ख्याल कीजिए। और इस तरह से जो रोज बरोज बिजली और पेट्रोल और क्योंकि फ्यूल वो चीजें इमरान जैसे ही वो महंगा होता है इसके साथ बहुत सारी और कमोडिटीज सब महंगा हो जाता है, तो अवाम का कुछ ख्याल कीजिए।